हेलो एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी अधूरी कहानी भाग 9। डियर डायरी, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। दिन यूं ही गुजरने लगे। आखिर समय थोड़ी किसी का इंतज़ार करता है, वो तो बस चलता रहता है, कभी मुट्ठी से फिसलती रेत की तरह तो कभी धीरे धीरे। जैसा भी समय हो बस बीत ही जाता है। कश्मीर की जो वादियाँ अब तक हरियाली से लहलहा रही थी, वो अब सर्द हवाओं और बर्फ़ की मोटी चद्दर के नीचे खुद को छुपाए बैठी थी। बर्फ़ से ढके वो बड़े बड़े पहाड़ और ऊपर से हो रहा स्नोफॉल सैलानियों के वहाँ आने के लिए उपयुक्त वातावरण बना रहा था। और इस दौरान गौरी के बाबा के पास भी काफ़ी सैलानी हो चुके थे, जिनको घुमाने फिराने की सारी जिम्मेदारी उनके पास ही थी। और हमेशा की ही तरह उनके इर्द गिर्द घूमते रहने वाली गौरी अब घर पर ही रहती और फिर सुबह के उजाले के साथ स्कूल चली जाती और फिर घर तक का रास्ता नापती। आज भी भारी बर्फबारी हुई थी, जिस कारण कश्मीर के एक क्षेत्र में आम नागरिकों के जाने पर पाबंदी लगाई गई थी। और उनकी सुरक्षा को देखते हुए और इसी दौरान जम चुकी डल झील के किनारे ठंड में सिकुड़ती गौरी सामने की तरफ देख रही थी। उसका नाक ठंड के कारण लाल पड़ चुका था और उसकी पलकों पर भी थोड़ी बर्फ लगी हुई थी। और उसके खुले बाल आज भी वैसे के वैसे थे और उसके सिर पर बंधा लाल रंग का स्कार्फ भी बर्फ पड़ने के कारण हल्का सफ़ेद दिखने लगा था। गौरी कुछ सोच विचार करती है और फिर अपना एक पैर आगे बढ़ाकर जम चुकी डल झील पर रख देती है और फिर ऐसे ही दूसरा भी, और कुछ कदम आगे बढ़ाती ही है कि उसके कानों में किसी की तेज़ आवाज़ पड़ती है। ओए, मरना है क्या? गौरी एक झटके से रुक जाती है और फिर एकदम से पलट जाती है और सपाट चेहरे के साथ सामने की तरफ देखती है, जहाँ पर काले रंग की जैकेट के साथ वैसे ही रंग के कपड़े पहने कोई खड़ा था, जिसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी, काली स्याह आंखें, और बाकी का चेहरा ग्रे रंग के मफलर के पीछे छुपा हुआ था। गौरी उस शख्स की तरफ देखती रहती है, पर देखते ही देखते वो शख्स अपना मफलर खींचकर उतार देता है और एक ठंडी सांस छोड़ता है और ठंड के कारण बंद पड़ती आंखों के साथ गौरी को देखता है, जिसकी आंखें अब बड़ी हो चुकी थी और उसके मुंह से धीमा सा स्वर निकलता है, मोक्ष। गौरी बिना एक भी पल गवाए दौड़ते हुए उसकी तरफ आती है और उसका हाथ खींचते हुए वहां से भागने लगती है और अनजान मोक्ष किसी डोर के वशीभूत होकर उसके पीछे ही जाने लगता है। बर्फ के कारण गौरी छोटे छोटे कदम ही ले पा रही थी और उसके पीछे चला आ रहा मोक्ष उसके कदमों पर कदम टिकाए आ रहा था। कुछ दूर जाकर गौरी एक जगह रुक जाती है और मोक्ष का हाथ छोड़ते हुए अपने घुटनों पर हाथ रखे हाँफने लगती है और उसके सामने खड़ा मोक्ष उसे देखता रहता है। तभी गौरी अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मोक्ष की एक भव उठ जाती है और वो अपना हाथ मलते हुए कहता है, तुम इतनी दूर ये पूछने के लिए भगा कर लाई हो गौरी? गौरी उसके सवाल को पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हुए कहती है, तुम्हें मैं याद हूँ? एक और अहमकाना सवाल। मोक्ष अपना सिर हिला देता है और बोलता है, हाँ, क्यों? गौरी अपनी कमर पर हाथ रखे कहती है, मुझे लगा था इन 6 महीनों में तुम मुझे भूल गए होगे। भूल ही गया था, पर तुम्हारी आंखें याद रह गई, वो कहता है। तो गौरी उसकी तरफ देखने लगती है और फिर वो बात बदलते हुए कहता है, वैसे तुम मुझे यहाँ तक भगाकर क्यों लाई? पता नहीं, बस मन किया तो भाग आई, गौरी फटाक से कहती है। तो मोक्ष की भवें उठ जाती हैं। तो वहीं गौरी कमर पर हाथ रखे हंस देती है और मोक्ष अपना सिर हिला देता है और वो दोनों
आगे जाने लगते हैं और उनके अगल बगल चलते हुए जूतों के निशान उस सफ़ेद रंग पर छपने लगते हैं। बर्फ अभी भी पड़ रही थी और सर्द हवाएं अपने जोर पर थी, और इस मौसम में भी बहुत सारे लोग इधर से उधर जा रहे नजर आ रहे थे और सभी ने अपने आप को ठंड से बचाने के लिए छुपा रखा था। वहीं अपने हाथों को छुपाती गौरी चलते हुए अपने बगल में चले आ रहे मोक्ष की तरफ देखती है, जिसने अपने हाथों को अपने कोट की जेब में छुपा रखा था। वो सिर झुकाए चले आ रहा था। गौरी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और फिर वो कहती है, तुम फिर घूमने आई हो क्या? मोक्ष इतना कहकर चुप कर जाता है तो गौरी अपना सिर हिला देती है, क्योंकि उसे इतने छोटे से जवाब की उम्मीद ही थी उससे। खामोशियों के रंग ने खुद को पूरी तरह से उन दोनों के दरमियान बसा रखा था, जो कई कदमों के फासलों तक यूं ही बरकरार रहा। तो गौरी की तरफ से कुछ आया और ना ही मोक्ष की तरफ से। वो दोनों बस चले जा रहे थे। कुछ दूर जाकर ही उन्हें कुछ बच्चे दिखलाई पड़ते हैं, जो बर्फ होने के बावजूद भी क्रिकेट खेलने में व्यस्त थे, और उन्हें देख गौरी उनकी तरफ बढ़ जाती है और उनके साथ ही खेलने के लिए तैयार हो जाती है और बैट पकड़े मोक्ष को इशारा करती है। तो मोक्ष पहले तो एक ठंडी सांस छोड़ता है और फिर गौरी के साथ खेलने के लिए चल देता है और बॉल को अपने ठिठुरते हाथों में पकड़े गौरी की तरफ फेंकता है, जो बॉल को मारने के चक्कर में खुद ही पूरी घूम जाती है, पर तब भी बॉल को नहीं मार पाती और वो उसके बगल से होकर निकल जाती है। और वहीं मोक्ष अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा देता है। गौरी अविश्वास से कभी खुद को तो कभी बैट को देखती है, मानो उसे धक्का लगा हो कि कैसे वो बॉल को नहीं मार पाई। वहीं मोक्ष उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है, अगर हो गया हो तो क्या चले? गौरी बुझे मन से बैट वापस से उन बच्चों को पकड़ा देती है और मोक्ष के साथ आगे चलने लगती है। तभी चलते हुए मोक्ष उससे पूछता है, तुम स्कूल नहीं गई? गई हूँ ना, 10वीं तक तो मैं स्कूल में ही थी। गौरी जल्दी से बोलती है तो मोक्ष उसे ऐसे देखता है मानो दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान देख रहा हो, और फिर वो कहता है, गौरी, मैं उस स्कूल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ जहाँ तुम पढ़ाती हो। गौरी अपने मुंह में ही ओ कहती है और फिर बोलती है, बर्फ पड़ रही है ना, इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी है। मोक्ष हाँ में सिर हिला देता है और फिर थोड़ा ऊपर सफ़ेद रंग के पुते आसमान को देखता है, और इस चक्कर में उसका ध्यान नीचे नहीं जाता, जहाँ पर एक पत्थर बर्फ से ढका पड़ा था और वो उससे टकरा जाता है। पर गौरी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और अपनी आँखों को बड़ा किए उसे देखती है, और वहीं थोड़ा आगे की तरफ झुका मोक्ष अपना चेहरा घुमाकर उसे देखता है और कुछ कहने ही वाला होता है कि गौरी जल्दी से कहती है, संभल कर चलो, अगर इस उम्र में हड्डी टूटी तो वापस जुड़ना मुश्किल होगा।